हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में क्लास 7 इंग्लिश बुक का नाम है पूर्वी और यह यूनिट 1 का चैप्टर ट्राई अगेन। तो यह एक पोयम है। तो इस पोयम का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले हम लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो हम पढ़ें उससे पहले कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट है हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। अपना बेस्ट करने के लिए आपको कौन इंस्पायर करता है। और नेक्स्ट है वर्क इन पेयर्स, ग्रुप में काम करिए। आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो। और ये देखिए कि जो पिक्चर दी गई हैं उनमें क्या बताया गया है, उसे आइडेंटिफाई करिए। व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम देम, और इन पिक्चर से हम क्या सीख सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। और अपने आंसर को क्लासमेट के साथ में और टीचर के साथ में शेयर करिए। तो आइए इन एक्टिविटीज को देखते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट। आप अपना बेस्ट करें, इसके लिए सबसे ज्यादा इंस्पायर आपको कौन करता है। तो आंसर है माई पेरेंट्स एंड माई एल्डर सिस्टर इंस्पायर्स मी टू डू माई बेस्ट। मेरे पेरेंट्स और मेरी एल्डर सिस्टर यानी कि जो मेरी बड़ी बहन है वह मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है कि मैं अपना ज्यादा बेस्ट दूं, सबसे अच्छा काम करके दिखाऊं। सेकेंड है वर्क इन पेयर्स, ग्रुप में काम करिए। आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो। और जो ये पिक्चर्स नीचे दी गई हैं इन्हें आइडेंटिफाई करिए। व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम देम, हम इनसे क्या सीख सकते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और अपने आंसर को क्लासमेट्स के साथ में और टीचर के साथ में शेयर करिए। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स की ये पिक्चर दी गई हैं, इमेजेस दी गई हैं। तो हमें ये बताना है कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट पिक्चर्स दे रखी है। तो अब हम आंसर देखते हैं कि हम इन पिक्चर्स से क्या सीख सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट पिक्चर या फर्स्ट इमेज क्या है, बी हाइव की है जिसके अंदर बहुत सारी हनी बीज हैं। तो अब देखते हैं कि इस बी हाइव से हम क्या सीख सकते हैं, बीज से हम क्या सीख सकते हैं। तो इमेज 1 शोज अ बी हाइव अटैच्ड टू अ ट्री ब्रांच। तो फर्स्ट इमेज है ये किसकी है, बी हाइव की है जो एक ट्री के ब्रांच से अटैच्ड है। विद बीज एक्टिवली वर्किंग अराउंड इट, जिसमें चारों तरफ बीज जो है वो काम कर रही हैं। वी शुड लर्न टू वर्क हार्ड लाइक बीज एज दे वर्क टायरलेसली टू बिल्ड देयर हाइव एंड कलेक्ट नेक्टर। तो हम इनसे क्या सीख सकते हैं कि बिना थके हुए काम करना। तो बिना थके हुए वे काम करती हैं और अपने इस हाइव को बनाती हैं और इसके अंदर नेक्टर को यानी कि शहद को इकट्ठा करती है। इवन व्हेन ऑब्स्टेकल्स राइज, यहाँ तक कि जब कोई भी बाधा आए तब भी ये काम करती हैं। दे नेवर गिव अप, वे कभी भी हार नहीं मानती हैं। दे ऑल्सो शो टीम वर्क बाय क्रिएटिंग अ हाइव टुगेदर। और इसके अलावा ये और क्या सिखाती हैं कि काम करो कैसे, टीम वर्क में मिलजुल करके काम करना सिखाती हैं। और मिलजुल करके ही ये हाइव का क्रिएट करती हैं, हाइव का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से ये एक टीम वर्क को सिखाती हैं। और वर्क करो कैसे, टायरलेसली, बिना थके हुए काम करना भी हम बी हाइव से और बीज से सीख सकते हैं। अब सेकेंड इमेज है, देखिए इसमें बीच में एक स्पाइडर है और ये इसका वेब है यानी कि जाला है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं। इमेज सेकेंड शोज अ स्पाइडर इन इट्स वेब। तो सेकेंड इमेज क्या शो कर रही है, एक स्पाइडर है अपनी वेब के अंदर, सिंबलाइजिंग पेशेंस एंड परसिवरेंस। तो ये क्या शो करती है, पेशेंस को शो करती है, पेशेंस को हमें सिखाती है। और परसिवरेंस यानी कि लगातार कोशिश करना। वी कैन लर्न हार्डवर्क, हम हार्डवर्क को सीख सकते हैं। डिटर्मिनेशन एंड नेवर गिविंग अप डिस्पाइट फेलियर्स, और कितनी बार भी फेलियर आए लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये हम स्पाइडर से और उसके वेब से सीख सकते हैं। इमेज थर्ड, तो देखिए इसमें हमें क्या दिख रहा है कि बहुत सारे बर्ड्स एक ग्रुप में आकाश में उड़ रहे हैं। तो इस इमेज से हम क्या सीख सकते हैं। तो इमेज थर्ड शोज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। स्काई के अंदर बर्ड्स का एक पूरा फ्लॉक है यानी कि समूह है, झुंड है जो कि उड़ रहा है। विच टीचेज अस टीम वर्क एंड यूनिटी। तो ये हमें क्या सिखाता है, टीम वर्क और यूनिटी को, एक साथ में रहना और एक साथ में रह करके काम करना। ये हमें वर्ड्स का ग्रुप सिखाता है।
They show that working together and supporting each other helps in achieving great distances and success. तो ये क्या शो करते हैं? वर्किंग टुगेदर, एक साथ में काम करने से और एक दूसरे को सपोर्ट करने से क्या हेल्प मिलती है कि हम हमारा जो अचीव है उसको हम ज़्यादा जल्दी से हमारी सक्सेस को पा सकते हैं। तो ये हमें इन वर्ड्स का ग्रुप सिखाता है कि ग्रुप में काम करो और एक दूसरे की हेल्प करो। उसके बाद है इमेज 4। तो यहाँ पर देखिए ये किस चीज की इमेज है कि ये एक बर्ड है जो अपने नेस्ट को बना रही है। तो देखिए इस इमेज से हम क्या सीख सकते हैं? इमेज 4 शोज अ बर्ड बिल्डिंग इट्स नेस्ट। तो क्या शो कर रही है इमेज 4 कि एक बर्ड है जो अपने नेस्ट को बना रही है। विच टीचेज अस, तो ये हमें क्या सिखाता है? पेशेंस एंड डेडिकेशन, बहुत ज्यादा पेशेंस को और डेडिकेशन को। एज इट केयरफुली क्रिएट्स अ सेफ स्पेस फॉर इट्स फ्यूचर। तो देखिए इसको देखने से क्या लग रहा है कि बहुत केयरफुली अपने नेस्ट को बना रही है और इसने बहुत पेशेंस रख करके यह काम करती है। एक एक तिनका तिनका करके ये अपना नेस्ट बनाती है, तो उसमें बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? पेशेंस, डेडिकेशन। इट रिमाइंड्स अस दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स। और ये हमें क्या बताती है कि जो सक्सेस है वो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से आती है, छोटे छोटे एफर्ट्स से आती है। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में रातों रात आपको सफलता मिल जाए। बर्ड भी अपना एक एक तिनका तिनका जोड़ करके ये नेस्ट बनाती है, एक ही दिन में पूरा नेस्ट उसका नहीं बनता है। तो इससे हम और क्या सीख सकते हैं कि जो सक्सेस है वो छोटे छोटे एफर्ट से और लगातार कंसिस्टेंट, लगातार जब हम एफर्ट करते हैं तो सफलता निश्चित मिलती है। इमेज 5। तो देखिए इमेज 5 में क्या दिख रहा है कि बहुत सारी एंट्स एक ग्रुप में एक के पीछे एक चल रही है। तो इस इमेज से हम क्या सीख सकते हैं? इमेज 5 शोज अ कॉलोनी ऑफ एंट्स। क्या शो कर रही है कि बहुत सारी एंट्स एक कॉलोनी में है, ग्रुप में है। विच टीचेज अस द पावर ऑफ कोलैबोरेशन एंड हार्ड वर्क। तो जो इनकी कॉलोनी है या ग्रुप है ये क्या शो करता है, क्या बताता है, हमें क्या सिखाता है कि कोलैबोरेशन एंड हार्ड वर्क, एक साथ में रहने का क्या फायदा है और हार्ड वर्क करने का क्या फायदा है, उसकी पावर को हमें ये बताते हैं। एज ईच एंड कंट्रीब्यूट टू द कलेक्टिव सक्सेस। हर एंड का उसमें योगदान होता है जो उनको कलेक्टिव सक्सेस मिलती है। इट शोज दैट इवन द स्मॉलेस्ट एफर्ट्स कैन क्रिएट समथिंग रिमार्केबल व्हेन कंबाइंड। और ये क्या शो करते हैं कि छोटे से छोटा एफर्ट भी क्या क्रिएट कर सकता है? एक रिमार्केबल चेंज क्रिएट कर सकता है। जब वह साथ में जुड़ता है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो हर छोटे से छोटा प्रयास भी अकाउंटेबल होता है, उसे गिना जाना चाहिए, उसे मानना चाहिए। तो इस तरह से हम एंड से क्या कर सीख सकते हैं? ग्रुप में रह करके हार्डवर्क करना और हर छोटे से छोटा एफर्ट भी मायने रखता है। ये हम इमेज 5 से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है इमेज 6। तो यहाँ पर देखिए इमेज 6 में हम क्या देख रहे हैं कि एक फ्रूट बियरिंग ट्री है जिसपे बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? शोज अ ट्री विद एप्पल्स विच टीचेज अस द वैल्यू ऑफ पेशेंस एंड ग्रोथ। तो जो इमेज 6 है वो हमें क्या शो करती है कि एक ट्री है, ये एप्पल ट्री है, जो हमें टीच करता है, हमें बताता है पेशेंस को और ग्रोथ को। एज इट टेक्स टाइम टू बियर फ्रूट्स। तो ये क्या बताता है कि फ्रूट लगने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज आपने पेड़ उगाया और कल उसके ऊपर फ्रूट्स आ गए। इन सब के लिए यानी कि फ्रूट्स बियर करने के लिए ट्री को बहुत ज्यादा पेशेंस की, उसको टाइम लगता है, तो उसको पेशेंस रखना पड़ता है। तो ये हमें क्या सिखाता है कि सक्सेस के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है। इट रिमाइंड्स अस दैट विद नर्चरिंग एंड केयर रिवार्ड्स इवेंचुअली कम। और ये हमें क्या बताता है कि जब हम टाइम के साथ में नर्चरिंग करते हैं यानी कि बहुत पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, तो निश्चय ही उसका हमें रिवार्ड मिलता है। जब हम बहुत केयरफुली अपने काम में आगे बढ़ते हैं तो हमें निश्चित ही सफलता मिलती है। तो इस तरह से हम इमेज 6 से क्या सीख सकते हैं कि कोई भी चीज के लिए हार्ड वर्क आप कर रहे हो तो इसका रिवॉर्ड मिलने में आपको टाइम लगता है, उसके लिए पेशेंस रखना जरूरी है। तो आइए चलिए अब हम पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट अस रीड। तो देखिए ये ट्राई अगेन पोएम है। इसमें क्या है, एक किंग ब्रूस है जो स्कॉटलैंड के किंग हैं।
तो जब बहुत सारी उनकी डिफीट हो गई, बहुत सारे उन्होंने युद्ध लड़े लेकिन हर युद्ध में वो हार गए, तो वो बहुत परेशान हो गए, उदास हो गए। फिर उन्होंने युद्ध लड़ना छोड़ दिया और वो बिल्कुल एक अकेले जगह में निराश होकर के बैठ जाते हैं और वो ये छोड़ देते हैं आशा कि मैं अब कभी फिर से अपना राज्य वापस प्राप्त करूंगा। तो वो इस तरह की गहरी निराशा में डूब जाते हैं। फिर अचानक से क्या होता है कि वो एक स्पाइडर को देखते हैं जो बहुत बार प्रयास करने के बाद में और लास्ट में वह अपने होम तक पहुंच जाती है। तो ये देख करके किंग ब्रूस बहुत ज्यादा उससे मोटिवेट होते हैं और वो उससे तो वो स्पाइडर से मोटिवेट होकर के एक बार फिर से युद्ध लड़ते हैं और इस बार उन्हें विजय मिलती है। तो इस तरह से ये ट्राई अगेन पोएम में बताया है कहानी कहने के माध्यम से कि हम किस तरह से बार बार के फेलियर्स से निराश ना होकर के एक बार फिर से प्रयास करें तो हमें सक्सेस जरूर मिलती है। तो किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think. किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड के जो राजा थे किंग ब्रूस, flung himself down, उन्होंने अपने आप को निराशा में डुबो दिया था। इन अ लोनली मूड टू थिंक, लोनली मूड यानी कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो दिमाग में कोई भी विचार नहीं आता है, दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। तो इस समय किंग ब्रूस का भी माइंड बिल्कुल लोनली था, एकदम से अकेला था। तो वो ये सोचने के लिए बैठ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो इस तरह से वो परेशान होकर के, हताश होकर के किंग ब्रूस जो कि स्कॉटलैंड के राजा थे, वो परेशान होकर के लोनली मूड से यानी कि बिल्कुल खाली दिमाग से सोचने के लिए बैठ गए। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क एंड वोर अ क्राउन बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंग। टिस, तो टिस देखिए क्या है, इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, एब्रिविएशन है टिस। तो टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क, यह सही था कि वे मोनार्क उनके पास में था, वह राजा था। एंड वोर अ क्राउन, और उन्होंने क्राउन पहना हुआ था। चाहे वो हार गए हों लेकिन फिर भी वे राजा थे और उन्होंने मुकुट पहना हुआ था। बट हिज हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक, हार्ट वॉज बिगनिंग टू सिंक यानी कि उनका जो हार्ट था, जो हृदय था, वो डूबा जा रहा था। तो वो बार बार ये सोच रहे थे कि मैं किस तरह से अपने राज्य को वापस प्राप्त करूं, अपने लोगों के लिए और क्या अच्छे से अच्छा करूं। तो ये सब सोच करके उनका जो हृदय था, जो दिल था, वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। तो देखिए किंग ब्रूस है जिस तरह से काउच के ऊपर बैठ करके बिल्कुल लोनली मूड से परेशान होकर के सोच रहे हैं कि मैं अब क्या करूं, मैं कैसे मेरे राज्य को वापस से प्राप्त करूं, अपने लोगों के लिए मैं क्या कुछ अच्छा करूं। तो ये सब वो सोच रहे हैं बैठ करके। स्ट्रेंजर 2 में देखिए, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड। तो वो क्या कोशिश कर रहे थे, एक ग्रेट डीड, एक बड़ा सा काम, एक महान कोशिश करने की वह कोशिश कर रहे थे। मैं कि कुछ महान कार्य करूं, अपने लोगों की, अपने प्रजा के लोगों को कुछ खुशी देने के लिए मैं कुछ बड़ा काम करूं। तो वह ये कोशिश में लगे हुए थे। He had tried and tried but couldn't succeed and so he became quite sad. तो he had tried and tried, उन्होंने बार बार कोशिश की, हर बार उन्होंने कोशिश की, but couldn't succeed, लेकिन वह हर बार फेल हो जाते थे, उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। and so he became quite sad, तो इस तरह से बार बार की फेलियर से भी अब क्या हो गए, बहुत परेशान हो गए। स्ट्रेंजर 3 है, he flung himself down in low despair, he as grieved as man could be. low despair यानी कि गहरी निराशा। तो he flung himself down in low despair, उन्होंने अपने आप को बहुत गहरी निराशा में डुबो लिया। as grieved as man could be, grieved यानी कि बहुत ज्यादा निराशा, जैसे कि कोई मौत के मातम के जैसा। तो वह इतने ज्यादा निराशा में डूब गए थे जितना कि कोई मैन निराश हो सकता है, इतने ज्यादा वो उदास हो गए। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही। पॉन्डर्ड यानी विचार करना। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ देर के बाद, ही पॉन्डर्ड देयर, वह विचार करने लगे कि आई विल गिव इट ऑल अप, कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। सैड ही, उन्होंने कहा कि मैं अब ये जो बार बार फिर से तैयार होकर के फिर मैं युद्ध करता हूँ, फिर हार जाता हूँ, ये मैं बहुत बार कर चुका, अब मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, अब मुझसे नहीं होगा। तो वो इस तरह से विचार करने लगे। स्ट्रेंजर 4, नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट
a spider dropped with its silk and filmy glue. Now just at that moment, उसी मोमेंट पर, उसी क्षण, यानी कि जब राजा ये सोच रहे थे कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, अब मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, a spider dropped, उसी क्षण ये एक स्पाइडर ड्रॉप्ड होती है, with its silk and filmy glue, वह किससे लटकी हुई रहती है, एक सिल्क यानी कि सिल्क के जैसे फिल्मी ग्लू, बहुत पतले से धागे से वह लटकी हुई होती है। उसके साथ में एक स्पाइडर ड्रॉप्ड होता है, एक स्पाइडर गिरा। एंड द किंग इन द मिडेस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप्ड टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। एंड द किंग, और जो किंग था वह इन द मिडेस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, जब वह सोच रहा था तो अपनी थिंकिंग के बीच में से स्टॉप्ड, रुक जाता है, यानी कि अब वह जब सोच रहा था तो सोचने को ही बीच में छोड़ करके वह स्टॉप्ड, रुका। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, और यह देखने के लिए कि अब स्पाइडर क्या करेगा, यह देखने के लिए राजा ने अपना जो सोचने की प्रोसेस थी उसको बीच में ही रोक दिया और वह यह देखने के लिए रुक गया कि अब देखता हूं कि स्पाइडर क्या करेगा। Twas a long way up to the ceiling dome and it hung by a rope so fine. तो twas मतलब it was का यह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। तो twas यानी कि it was a long way up to the ceiling dome, सीलिंग यानी छत और डोम यानी एक गुम्बद नुमा रचना। तो twas a long way, यह एक लंबा रास्ता था अप, ऊपर की तरफ, to the ceiling dome, छत पर डोम तक जाने के लिए यह लंबा रास्ता था। एंड और इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, इट यानी स्पाइडर, हंग लटक गया, बाय अ रोप एक रस्सी से, सो फाइन जो कि बहुत ज्यादा फाइन थी, पतली थी। तो स्पाइडर एक ऐसी रोप से लटक गया जो कि बहुत ज्यादा फाइन थी, पतली थी। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉबवेब होम किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। दैट की हाउ किस तरह से, इट वुड गेट यह पहुंचेगा, टू इट्स कॉबवेब होम, कॉबवेब होम यानी कि मकड़ी का जो जाले नुमा घर होता है वहां तक। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, किंग ब्रूस यह जान नहीं पा रहे थे कि वह किस तरह से अपने कॉबवेब होम तक पहुंचेगा। It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor. It इसने soon जल्दी ही begin शुरू कर दिया, to cling and crawl, cling यानी चिपक करके और crawl यानी रेंगना, तो इसने जल्दी से ही चिपक करके रेंगना शुरू कर दिया। straight up with strong endeavor, straight up सीधे ऊपर की तरफ, with साथ में strong, endeavor का मतलब होता है efforts, तो स्ट्रॉन्ग एंडीवर यानी कि जोरदार प्रयास के साथ में उसने सीधे ऊपर की ओर चिपक करके रेंगना शुरू कर दिया। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर। बट लेकिन डाउन इट केम नीचे आ गया, विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, स्लिपरी यानी होता है फिसलने वाला और स्प्रॉल यानी बहुत ज्यादा, लेकिन वह बहुत ज्यादा फिसलन के साथ में नीचे आ गया। एज नियर टू द ग्राउंड, और कितना नीचे आ गया, कितना पास में आ गया जमीन के, एज एवर, पहले के जैसे ही यह जमीन के पास में आ गया। अप इट रन नॉट अ सेकेंड टू स्टे टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट। अप ऊपर, अप इट रन, अप इट रन यानी ऊपर की तरफ भागा। नॉट अ सेकेंड टू स्टे, नॉट अ सेकेंड टू स्टे यानी रुकना होता है, नॉट अ सेकेंड एक क्षण भी बिना रुके, वह ऊपर सीधे ऊपर की तरफ भागा। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, अटर यानी बुदबुदाना या बिल्कुल धीमे स्वर में बोलना। द लीस्ट कंप्लेंट, लीस्ट यानी बिल्कुल कम और कंप्लेंट यानी शिकायत, तो बिना कोई एक भी शिकायत किए हुए वह सीधे ऊपर की तरफ भागा। टिल इट फेल स्टिल लोअर एंड देयर इट ले a little dizzy and faint, till जब तक, it fell वह गिर गया, still lower और भी ज्यादा नीचे, and there it lay और वह वहां पर पड़ा रहा, यानी कि जब तक कि वह और ज्यादा नीचे नहीं गिर गया तब तक वह ऊपर दौड़ता रहा, और जब वह गिर गया तो वह वहीं पर पड़ा रहा। A little dizzy and faint,
लिटिल यानी थोड़ा सा, डिजी यानी चक्कर आना, और फेंट यानी बेहोश हो जाना। तो जब तक उसे थोड़ा सा चक्कर और बेहोशी महसूस हुई तब तक वह नीचे ही पड़ा रहा। Its head grew steady, again it went and travelled a half yard higher. Its head, इसका सिर, grew हो गया, steady स्थिर, बिना हिले डुले वाला, बिल्कुल सीधा। तो its head grew steady, इसका सिर स्थिर हो गया, again फिर से, it went वह चला, and travelled और उसने ट्रेवल किया, a half yard higher, हाफ यार्ड यानी आधा गज, हायर यानी ऊपर की तरफ, और वह आधा गज ऊपर की तरफ चला। Twas a delicate thread it had to tread, and a road where its feet would tire. Twas यानी it was a delicate thread, कैसा थ्रेड था यह? बहुत डेलिकेट था, बहुत ज्यादा नाजुक था। It had to tread, जिसके ऊपर की उसे चलना था, वो थ्रेड बहुत ज्यादा डेलिकेट था। एंड और अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और जो रोड था वह कैसे था? जहाँ पर इसके जो फीट थे, पैर थे, वो वुड टायर, थक जाते। तो इस तरह से कि रोड पर उसे चलना था। तो रोड क्या था? वो थ्रेड था। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, बट अगेन इट क्विकली माउंटेड टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, 9 brave attempts were counted. अगेन फिर से, इट फेल वह गिरा, एंड स्वंग बिलो, स्वंग यानी झूलना, बिलो यानी नीचे की ओर, और वह नीचे की ओर झूलने लग गया या झूल गया। बट लेकिन, अगेन फिर से, इट क्विकली माउंटेड, माउंटेड यानी चढ़ना, क्विकली यानी तेजी से, बट लेकिन अगेन फिर से, इट यह या इसने, क्विकली तेजी से, माउंटेड चढ़ा, लेकिन यह फिर से तेजी से चढ़ा। टिल अप एंड डाउन, टिल जब तक, यानी कि कभी ऊपर और कभी नीचे। नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी तेजी से और कभी स्लोली। 9 brave attempts were counted, और ऐसा उसने कितनी बार करा? 9 बार। तो 9 brave attempts यानी कि 9 बार बहुत बहादुरी वाली कोशिशें उसने की। तो इस तरह से 9 brave attempts काउंट किए गए कि उसने 9 बार ऐसे प्रयास किए। Sure, cried the king, that foolish thing will strive no more to climb, when it toils so hard to reach and cling, and tumbles every time. Sure, निश्चित रूप से, cried the king, king चिल्लाया, that foolish thing, वह foolish thing का मतलब होती है वह small thing। तो जब वह foolish thing will strive no more to climb, no more to climb यानी कि वह अब नहीं चढ़ेगा, स्ट्राइव यानी कोशिश करना, तो अब वह और चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। When it toils so hard to reach and cling, when जबकि, toils यानी मेहनत करना, so hard बहुत ज्यादा, to reach and cling पहुंचने की और चिपकने के लिए। तो जब वह पहुंचने के लिए और चिपकने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करता है, and tumbles every time, और tumbles यानी गिरना, और वह हर बार गिरता है, एवरी टाइम हर बार। तो जब वह हर बार ऊपर पहुंचने की और चिपकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वह नीचे गिर रहा है, तो राजा क्या चिल्लाया कि अब ये फुलिश थिंग और कोशिश नहीं करेगा। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, आहा मी, टिस एन एंसियस मिनट, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, ओ से will he lose or win it? But लेकिन, up the insect, up यानी ऊपर, the insect वह इंसेक्ट स्पाइडर, went once more एक बार फिर से ऊपर की ओर गया। आहा मी, और this an anxious minute, तो ये क्या थी? एक बहुत एंसियस मिनट थी, बहुत बेचैन करने वाला क्षण था, कि जब राजा ने देखा कि वह एक बार फिर से ऊपर की ओर गया है। तो ये वाला जो पल था, ये वाला जो क्षण था, वो बहुत ज्यादा बेचैन करने वाला, चिंता वाला क्षण था। ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर, ही इज ओनली वह केवल है, अ फुट एक फुट, फ्रॉम हिज कॉबवेब डोर जो उसका कॉबवेब डोर था, इनकी कॉबवेब वाला जो होम था, उसके डोर से, उसके दरवाजे से वह केवल 1 फुट की दूरी पर ही है। ओहो से
विल ही लॉस और विन इट? ओह से ओह बताओ, विल ही लॉस यानी कि क्या वह हार जाएगा, और विन इट या फिर वह जीतेगा। तो हार जाएगा मतलब वापस से वह अपने घर तक नहीं पहुंचेगा, और विन इट यानी कि वह फिर से या तो अपने घर पहुंच जाएगा तो विन इट, और अगर वह वापस अपने घर तक नहीं पहुंचेगा तो वह लॉस करेगा। Steadily, steadily, inch by inch, higher and higher he got, and a bold little run at the very last pinch, but him into his native coat. Steadily, steadily, धीरे धीरे, inch by inch, बिल्कुल छोटा छोटा कदम, इंच दर इंच, हायर एंड हायर ही गॉट, हायर ऊंचा, एंड हायर और ऊंचा, ही गॉट वह होता गया, चलता गया, एंड और अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, और बिल्कुल लास्ट पिंच यानी कि जो उसकी आखिरी चुटकी थी उस पर उसने क्या करा, एक बोल्ड लिटिल रन, एक छोटी लेकिन बोल्ड रन, छोटी सी साहसिक उसने दौड़ लगाई, वह दौड़ा। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, नेटिव कॉट यानी मूल घर, पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, और उसने अपने आप को अपने नेटिव कॉट में यानी कि जो उसका मूल घर था उसमें डाल दिया। ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड आउट, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, द स्पाइडर अप देयर डिफाइड despair, he conquered, and why shouldn't I? Bravo, bravo, शाबाश शाबाश, द किंग क्राइड आउट, जो किंग था वह बहुत जोर से चिल्लाया कि ब्रेवो ब्रेवो, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, ऑल ऑनर पूरा सम्मान, टू दोज उनके लिए, हु ट्राई जो कोशिश करते हैं, द स्पाइडर अप देयर, जो स्पाइडर थी वह वहां थी, डिफाइड डेस्पेयर, तो जिस स्पाइडर थी उसने निराशा को चुनौती देकर के वह वहां पहुंची थी, ऊपर पहुंची थी। तो ये सारा ऑनर किसके लिए है, उन लोगों के लिए जो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। ही कॉन्कर्ड वह विजय हुई, उसने जीत हासिल की, एंड वाई शुडंट आई, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं जीत सकता, जब एक स्पाइडर इस तरह से कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वाई शुडंट आई, इस तरह से जो किंग था वो अपने आप से बात करता है। And Bruce of Scotland braced his mind, and gossips tell the tale. And Bruce of Scotland, और जो स्कॉटलैंड का राजा था ब्रूस, braced his mind, उसने अपने माइंड को, अपने मन को मजबूत किया, and gossips tell the tale, और जो gossips यानी रूमर्स, जो कहानियों के द्वारा पता चलती हैं बातें, वो gossips, tell the tale, वे बताती हैं, that he tried once more as he tried before, and that time did not fail. He tried, उसने कोशिश की, once more, एक बार फिर से, as he tried before, जैसी कि उसने पहले की थी वैसी ही कोशिश एक बार उसने फिर से की, and that time, और इस बार, did not fail, वह फेल नहीं हुआ, उसे सक्सेस मिली। इसकी राइटर है एलिजा कुक। तो इस तरह से इस पोएम का मैसेज क्या है कि नेवर गिविंग अप इवन यू फेस रिपीटेड फेलियर्स, और द पावर ऑफ परसिवरेंस इन अचीविंग वंस गोल। तो ये इस पोएम का एक्सप्लेनेशन था। अब चलिए बच्चों हम लेट अस डिस्कस देखते हैं। लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम। पोएम की समरी को कंप्लीट करिए बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो नीचे बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से सुटेबल वर्ड्स को चूज करके ब्लैंक्स को फिल करके पोएम की समरी को कंप्लीट करिए। शेयर योर आंसर विद द टीचर, और अपने आंसर को टीचर के साथ में शेयर करिए। एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन, एक एग्जाम्पल गिवन है। तो यहाँ बॉक्स में देखिए वर्ड्स दे रखे हैं, ट्राइड कोशिश की, माउंटेड चढ़ाई की, डिस्पेयर यानी कि डिसअपॉइंटेड या होपलेसनेस, अटेम्प्ट्स कोशिश है या प्रयास, ग्रेट महान, कॉन्कर्ड यानी जीतना, लो यानी सैड, और स्ट्राइव यानी कोशिश करना। द पोयम रिटन इन अ नरेटिव स्टाइल, तो जो पोयम है वह नरेटिव स्टाइल में लिखी गई है। टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड,
जो स्कॉटलैंड के जो किंग थे ब्रूस, उसके बारे में बताती है। हु वॉज फीलिंग, अब यहाँ पे 1 नंबर पे देखिए ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या आएगा वह हमें फिल करना है। तो हु वॉज फीलिंग, वो कैसा फील कर रहे थे, तो वो कैसा फील कर रहे थे, लो फील कर रहे थे। आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स, अनेकों बार फेल होने के बाद, टू अचीव समथिंग, कुछ अचीव करना, तो कैसा अचीव करना चाह रहे थे, फॉर हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए। तो वो कैसा अचीव करना चाह रहे थे अपने लोगों के लिए, ग्रेट, कुछ महान अचीव करना चाह रहे थे। इन अ मोमेंट ऑफ, उस क्षण, तो कौन से क्षण में, ही ऑब्जर्व अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अबव, तो वो कौन सा क्षण था जब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक स्पाइडर अपने वेब तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, हाई अबव, जो कि बहुत ऊंचाई पर था। तो यहाँ ब्लैंक में हमें भरना है कि वो कौन सा मोमेंट था। तो वो कौन से मोमेंट था कि जब वे बहुत ज्यादा डिस्पेयर थे, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। तो यहाँ ब्लैंक में हम क्या भरेंगे, डिस्पेयर। नेक्स्ट है द स्पाइडर, 4th नंबर में ब्लैंक, एवरी टाइम, तो जो स्पाइडर थी वो हर बार, इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल, तो जो स्पाइडर थी, फिर यहाँ ब्लैंक में हमें भरना है सुटेबल वर्ड्स, एवरी टाइम, हर बार, इट फेल, वह गिरती है, आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल, हर बार अपने लक्ष्य पर पहुंचने के बिल्कुल पास में पहुंचने के साथ ही वह हर बार गिरती है। तो द स्पाइडर यहाँ पे क्या आएगा, माउंटेड, यानी कि वह हर बार चढ़ी लेकिन गिर जाती है। इट मेड 9, उसने 9 बार क्या करा, यहाँ पे हमें ब्लैंक में भरना है, एंड फाइनली सक्सीडेड, और अंत में वह सक्सीडेड हो जाती है, सफल हो जाती है। तो इट मेड 9, यहाँ पे क्या आएगा, अटेम्प्ट्स, उसने 9 बार कोशिशें की। द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड, राजा ने कहा कि जब स्पाइडर क्या कर सकती है, एंड सो वुड ही, तो वह भी करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्कर्ड, तो जब स्पाइडर जीत सकती है तो वह भी जीतेंगे। इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन, स्पाइडर के डिटर्मिनेशन से इंस्पायर्ड होकर के किंग ब्रूस डिसाइडेड टू, किंग ब्रूस ने क्या डिसाइड किया, स्ट्राइव, कोशिश करने का डिसाइड किया। व्हेन ही, जब उन्होंने क्या करी, यहाँ पे ब्लैंक में भरना है, दिस टाइम ही अल्टीमेटली सक्सीडेड, और वह अंत में सक्सीडेड हो गए, सफल हो गए। तो उन्होंने क्या करी, ट्राइड, कोशिश करी, दिस टाइम, इस बार, ही अल्टीमेटली सक्सीडेड, और वह अल्टीमेटली सक्सेड हो गए, सफल हो गए। तो आइए अब इन ब्लैंक्स को फिल करके हम पोएम की समरी को देखते हैं। तो देखिए, द पोएम रिटन इन अ नैरेटिव स्टाइल टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड हु वॉज फीलिंग, तो देखिए क्या आएगा, फर्स्ट में जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, लो, वो कैसा फील कर रहे थे, बहुत लो या सैड। आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स टू अचीव समथिंग, 2 नंबर में जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, ग्रेट, फॉर हिज पीपुल, वे अपने लोगों के लिए कुछ ग्रेट करना चाहते थे। इन अ मोमेंट ऑफ, कौन से क्षण में, तो 3rd नंबर पे जो है ब्लैंक उसमें क्या आएगा, डिस्पेयर। ही ऑब्जर्व्ड अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स वेब हाई अबव, द स्पाइडर, तो यहाँ पर देखिए 4th नंबर पर जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा, माउंटेड, द स्पाइडर माउंटेड एवरी टाइम इट फेल आफ्टर गेटिंग क्लोज टू इट्स गोल, इट मेड 9, ब्लैंक है 5th नंबर पर, ब्लैंक में क्या आएगा, अटेम्प्ट्स, इट मेड 9 अटेम्प्ट्स एंड फाइनली सक्सीडेड। द किंग सेड दैट द स्पाइडर हैड, ब्लैंक है 6th नंबर पर, क्या आएगा, कॉन्कर्ड, एंड सो वुड ही। इंस्पायर्ड बाय द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन किंग ब्रूस डिसाइडेड टू, किंग ब्रूस ने क्या डिसाइड किया, स्ट्राइव, कोशिश करना। व्हेन ही, ब्लैंक है, तो ब्लैंक में क्या आएगा, ट्राइड, जब उसने कोशिश की, दिस टाइम ही अल्टीमेटली सक्सीडेड। सेकेंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सुटेबली, दिए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। फर्स्ट है, वी कैन से दैट द पोएट यूजेस द नरेटिव स्टाइल बिकॉज, हम कह सकते हैं कि पोएट ने नरेटिव स्टाइल यूज किया है क्योंकि, तो इसमें देखिए हमें आंसर लिखना है कि पोएट ने नरेटिव स्टाइल क्यों यूज किया है। नरेटिव स्टाइल क्या होता है, कहानी सुनाने का स्टाइल, यानी कि यह लेसन क्या है, एक पोएम है,
एक कविता है, लेकिन उसे कहानी सुनाने के स्टाइल में लिखा गया है। तो ये ऐसा क्यों किया है पोइट ने, ये हमें बताना है। तो आंसर क्या है? वी कैन से दैट द पोएट यूजेज द नरेटिव स्टाइल बिकॉज हम कह सकते हैं कि पोएट ने नरेटिव स्टाइल यूज किया है क्योंकि द पोएम टेल्स अ स्टोरी अबाउट किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। क्योंकि ये जो पोएम है ये हमें किसके बारे में बताती है? ये किंग ब्रूस और स्पाइडर के बारे में बताती है। डिस्क्राइबिंग इवेंट्स इन अ सीक्वेंशियल एंड डिटेल्ड मैनर। और क्या डिस्क्राइब करती है? पूरे इवेंट्स को एक सीक्वेंस में और डिटेल्ड मैनर में बताती है। सेकेंड है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज। पोएम का जो सेंट्रल आइडिया यानी कि जो उसका मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो आंसर है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज, पोएम का मुख्य उद्देश्य है इज परसिवरेंस एंड डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ता और दृढ़ संकल्प। ये इसके सेंट्रल आइडिया है। नेवर गिविंग अप डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स, और कभी भी हार नहीं मानना चाहे कितने ही लगातार फेलियर्स हों। एज शोन थ्रू द स्पाइडर्स एफर्ट्स एंड किंग ब्रूस रियलाइजेशन, और इसे स्पाइडर के एफर्ट्स के द्वारा और किंग ब्रूस के रियलाइजेशन के द्वारा शो किया गया है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए चाहे कितने भी रिपीटेड फेलियर्स हो। क्वेश्चन थर्ड है पिक 3 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो नीचे दिए गए हैं उनके लिए 3 एग्जाम्पल्स हमें पोएम में से पिक करने हैं। फर्स्ट है लाइन्स दैट डिस्क्राइब्स द स्पाइडर्स एफर्ट्स। तो हमें इस पोएम में से ऐसी 3 लाइन को पिक करना है जो स्पाइडर के एफर्ट्स को शो करती है। आंसर है लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब द स्पाइडर्स एफर्ट्स आर एज फॉलोज। तो वे लाइन्स जो पोएम के अंदर हैं स्पाइडर के एफर्ट्स को शो करती हैं। तो ऐसी 3 लाइनें देखिए कौन कौन सी हैं। इट सून बिगेन टू क्लिंस एंड क्रॉल स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंडेवर। तो ये लाइन पोएम के अंदर है। दिस शोज द स्पाइडर्स डिटर्मिनेशन टू क्लाइंब। तो ये लाइन क्या शो करती है? स्पाइडर के डिटर्मिनेशन को शो करती हैं जो उसने क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए शो करा था। सेकेंड लाइन है अगेन इट फेल एंड स्वेंग बिलो बट अगेन इट क्विकली माउंटेड। दिस हाईलाइट्स हाउ द स्पाइडर केप्ट ट्राइंग डिस्पाइट फेलिंग। तो ये लाइनें क्या शो करती हैं कि किस तरह से स्पाइडर ने अपनी कोशिशें जारी रखी डिस्पाइट फेलिंग, चाहे वो कितनी बार भी फेल हो रही थी उसके बावजूद उसने कोशिश करना जारी रखा। तो ये स्पाइडर के एफर्ट को शो करती है। थर्ड लाइन है स्टीडली स्टीडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गॉट। दिस डिस्क्राइब्स द स्पाइडर्स स्लो बट परसिस्टेंट एफर्ट टू रीच इट्स वेब। तो ये लाइन क्या शो करती है कि जो स्पाइडर का एफर्ट था वो स्लो था लेकिन उसने लगातार कोशिश की अपने वेब तक पहुंचने की। तो इस तरह से ये जो तीनों लाइन है ये क्या शो करती हैं कि किस तरह से स्पाइडर ने एफर्ट किए अपने वेब तक पहुंचने के लिए। सेकंड है एलिटरेशन। तो देखिए एलिटरेशन क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वह कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो इन एलिट्रेशन वर्ड्स को हमें पोएम में से ऐसे 3 एलिट्रेशन पिक करने हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए स्लिपरी स्प्रॉल, तो इसमें एस एस से दोनों वर्ड और ये क्लोजली कनेक्टेड है तो ये दोनों क्या हुए? एलिट्रेशन। उसी तरह से फुट फ्रॉम, तो ये दोनों क्लोजली कनेक्टेड है और एफ एफ की फ की साउंड निकल रही है दोनों में से तो ये एलिट्रेशन है। उसी तरह से स्टीडली स्टीडली एस एस की साउंड है, स की साउंड है तो ये दोनों क्लोजली कनेक्टेड है तो ये एलिट्रेशन है। उसी तरह से ब्रावो ब्रावो, तो बी बी की साउंड है तो ये दोनों क्या है? एलिट्रेशन। तो इस तरह से पोएम में से हमने 3 एग्जाम्पल्स एलिट्रेशन के देखे। फोर्थ है व्हाई डज द पोएट रिपीट द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोएम। पोएट ने पोएम में वर्ड्स को या फ्रेजेस को रिपीट क्यों किया है? जैसे ट्राइड एंड ट्राइड, स्टीडली स्टीडली, अप अप, तो इनको रिपीट करने का क्या रीजन है? आंसर है
द पोएट रिपीट्स द वर्ड्स एंड फ्रेजेस, पोएट ने वर्ड्स को और फ्रेजेस को रिपीट किया है। तो वर्ड्स कौन से हैं? ट्राइड एंड ट्राइड, स्टीडली स्टीडली, अप अप, टू एम्फेसाइज परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअस एफर्ट रेस्पेक्टिवली। तो देखिए एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, किस पर? परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता को दिखाने के लिए, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय या दृढ़ संकल्प को दिखाने के लिए, एंड कंटिन्यूअस एफर्ट रेस्पेक्टिवली, और कंटिन्यूअस एफर्ट को यानी कि जो लगातार एफर्ट किए जा रहे थे, प्रयास किए जा रहे थे, तो उन पर जोर देने के लिए पोएट ने ट्राइड एंड ट्राइड, स्टीडली स्टीडली और अप को बार बार रिपीट किया है। बाय यूजिंग रिपीटेशन, तो रिपीटेशन को यूज करके द पोएट मेक्स द मैसेज ऑफ नेवर गिविंग अप स्ट्रोंगर। तो जो पोएट है वो क्या बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है कि नेवर गिविंग अप, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो इस चीज पे जोर देने के लिए पोएट ने इन फ्रेजेस को, इन वर्ड्स को रिपीट किया है। फिफ्थ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम विद इन द ब्रैकेट्स। तो ब्लैंक्स को फिल करना है और आंसर ब्रैकेट्स के अंदर से जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, पोएम में कौन सी राइम स्कीम को यूज किया गया है? ए बी बी, ए बी बी ए, या फिर ए बी। तो देखिए राइमिंग स्कीम क्या होती है, ये देखने के लिए हम पोएम को देखते हैं। तो राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं? जैसे ये पोएम है और इसका ये फर्स्ट स्ट्रेंजा है, तो इस पोएम की जो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट लाइन है, इसका लास्ट वर्ड देखते हैं। लास्ट वर्ड क्या है? डाउन। तो इसे हम ए नाम दे देते हैं। उसके बाद में अब हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं और नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं, ये क्या है? थिंक है। तो यानी कि ये जो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है जिसे हमने ए नाम दिया था, उसके साथ में ये राइम नहीं कर रहा है, यानी कि डाउन थिंक, दोनों की साउंड बिल्कुल डिफरेंट जा रही है। तो अब हम इसको एक अलग नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट लाइन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? क्राउन। तो ये किसके साथ में राइमिंग कर रहा है? डाउन के साथ में। तो हम इसे क्या देंगे नाम? ए। यदि ये थिंक के साथ में राइम करता, जैसे क्राउन की जगह थिंक की जगह क्या होता? सिंक होता, तो थिंक सिंक, तो हम इसको क्या नाम देते? बी नाम देते। लेकिन अब ये डाउन के साथ में राइम कर रहा है, डाउन क्राउन, तो हम इसको क्या नाम देंगे? ए नाम देंगे, इसको बी नाम नहीं देंगे। अब इसकी हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ये क्या है? लास्ट वर्ड सिंक। तो सिंक देखिए किसके साथ राइम कर रहा है? थिंक के साथ में राइम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? बी नाम देंगे। तो अब ये क्या बनी राइम स्कीम? देखिए ए बी। इसी तरह से अब हम इसका नेक्स्ट स्ट्रेंजा देखते हैं। देखिए इसमें क्या है? लास्ट वर्ड डीड, तो अब हम इसको ए नाम दे देते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्लैड, तो दोनों की साउंड बिल्कुल डिफरेंट है, डीड ग्लैड, तो इसको हम क्या नाम देंगे? बी। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? नेक्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है सक्सीड, ये किसके साथ राइम कर रहा है? ए के साथ में या बी के साथ में? तो ये ए के साथ में राइम कर रहा है, डीड सक्सीड, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ए नाम देंगे। सैड, सैड किसके साथ में राइम कर रहा है? ग्लैड के साथ में, तो इसको क्या नाम देंगे? बी नाम देंगे। तो देखिए क्या बनी राइम स्कीम? ए बी। तो ये पूरी पोएम ही ए बी इस वाली राइमिंग स्कीम पर है। तो आइए चलिए अब आंसर देखते हैं। तो पोएम में कौन सी राइमिंग स्कीम है? ए बी। सेकेंड है ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक, कंजक्शन, इंटरजेक्शन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमें ब्लैंक में बताना है कि जो ब्रावो है वो किसका एग्जाम्पल है। थर्ड है द पोएट यूजेस ट्वास एंड टिस फॉर द सेक ऑफ रिदम, राइम या कॉन्ट्रैक्शन। तो आइए इन ब्लैंक्स को फिल करके देखते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट में क्या आएगा? द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज, पोएम की राइमिंग स्कीम कौन सी है? ए बी। सेकेंड है ब्रावो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ब्लैंक में क्या आएगा? इंटरजेक्शन। तो ब्रावो का कब यूज हुआ है? कि जब किंग ब्रूस ने देखा कि इतने अटेम्प्ट्स के बाद भी फाइनली स्पाइडर अपने वेब तक पहुंचने में सफल हो जाती है,
तो किंग के मुंह से अचानक से उसकी प्रेज करने के लिए क्या निकलता है? ब्रेवो। ब्रेवो मीन्स शाबाश। तो ब्रेवो किसी की क्वालिटी नहीं है, तो इसलिए एडजेक्टिव तो ये नहीं होगा। तो किसी की भी तारीफ में सडन इमोशन या अचानक से जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इसलिए ब्रेवो क्या है? एक इंटरजेक्शन है। थर्ड है द पोएट यूजेस टॉस एंड टिस फॉर द सेक ऑफ। अब ब्लैंक है, ब्लैंक में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए टॉस, टॉस किसका है? कॉन्ट्रैक्शन। इट वॉज, इट वॉज। तो जब हम इट वॉज को लगातार बोलते हैं तो टॉस की साउंड निकलती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो टॉस है यह इट वॉज का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। उसी तरह से जो टिस है यह इट इज। अब इट इज को जब हम फास्ट बोलते हैं इट इज इट इज इट इज, तो टिस टिस की साउंड निकलती है। तो टिस क्या है? इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है या शॉर्ट फॉर्म है। तो द पोएट यूजेस टॉस एंड टिस फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। और इसे क्यों यूज करते हैं? जिससे कि पोयम में ये जल्दी से बोले जाएं और राइम बने, यानी कि इन्हें जब पोयम गाएं तो उस समय ये एक रिदम में आए। उसके लिए इन्हें शॉर्ट फॉर्म करके या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है। 6 है द स्पाइडर्स क्लाइंबिंग इज कंपेयर टू किंग ब्रूस ओन स्ट्रगल्स। स्पाइडर के जो चढ़ने का वो है उसे कंपेयर किया गया है किससे? किंग ब्रूस के स्ट्रगल से कंपेयर किया गया है। जस्ट एज द स्पाइडर रिपीटेडली अटेम्प्ट्स टू रीच इट्स वेब। जिस तरह से जो स्पाइडर थी वह रिपीटेडली बार बार अटेम्प्ट्स कोशिशों से कहाँ पहुंच जाती है? अपने वेब तक पहुंचती है। ब्रूस इज ट्राइंग टू अचीव अ ग्रेट डीड फॉर हिज पीपुल। ब्रूस जो थे राजा, वो अपने लोगों के लिए कुछ ग्रेट अचीव करना चाहते थे। दिस पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड मेटाफर। तो इस पोएटिक डिवाइस को क्या कहते हैं? मेटाफर कहते हैं। यानी कि इसमें किंग ब्रूस का जो एफर्ट है उसे स्पाइडर के एफर्ट के साथ में कंपेयर किया गया है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे मेटाफोर कहते हैं। इट स्ट्रेंथन्स द पोएम्स मैसेज। तो इससे क्या यूज होता है इस मेटाफर का कि इससे जो पोएम का मैसेज है वह और भी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अबाउट परसिवरेंस, कीप ट्राइंग टिल बी सक्सीड। और यह क्या शो करता है कि हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक कि टिल बी सक्सीडेड, जब तक कि हम सफल ना हो जाए। तो देखिए मेटाफर की डेफिनेशन दे रखी है कि मेटाफर क्या होता है। ए मेटाफर इज ए फिगर ऑफ स्पीच। मेटाफर क्या होते हैं? फिगर ऑफ स्पीच होते हैं दैट इन्वॉल्व्स एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। तो ये क्या करते हैं? किन्हीं दो ऐसी चीजों के बारे में कंपैरिजन करते हैं जो बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती हैं, विदाउट यूजिंग लाइक, एज और एज एस। और इसमें जो कंपैरिजन होता है वो ना लाइक को यूज नहीं करते हैं, एज को, एज एस किसी को भी यूज करे बिना ही इनमें आपस में कंपैरिजन किया जाता है। इट सजेस्ट दैट वन थिंग इज अनदर। और इसमें क्या बताया जाता है कि जो वन थिंग यानी कि जो दो चीजों के बारे में कंपैरिजन हो रहा है तो उसमें पहली चीज ही दूसरी है, वह दूसरी के जैसी नहीं है। वन थिंग इज अनदर, highlighting similarities between them to add deeper meaning और understanding। और ये क्या हाईलाइट करती है? उनकी सिमिलैरिटीज को। बिटवीन दैम, जो उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज हैं उसको हाईलाइट करती है, जिससे कि उसका जो मीनिंग है वो और भी ज़्यादा डीपर हो जाए, और अंडरस्टैंडिंग, उसको जो समझने के लिए उसका मीनिंग और भी ज़्यादा डीप हो जाए। तो ये मेटाफर काम करते हैं। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़िए एंड आइडेंटिफाई मेटाफोर्स एंड सिमिलीज, और इनमें आइडेंटिफाई करिए कि वेदर दे आर मेटाफोर्स और सिमिलीज। तो अब देखिए सिमिलीज क्या होती हैं, मेटाफोर्स हमने देख लिए कि क्या होते हैं, सिमिलीज क्या होती है कि इनमें भी दो अनलाइक बिल्कुल डिफरेंट जो थिंग्स होती हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन इनमें कंपैरिजन लाइक, एज और एज एस को यूज करके किया जाता है। यानी कि जो एक चीज है, जो फर्स्ट थिंग है वो सेकेंड थिंग के या दूसरी चीज के जैसी है, वो बिल्कुल पहले ही जैसी नहीं है। इनकी जैसा जो वर्ड है लाइक, एज और एज एस को यूज करके इसमें कंपैरिजन किया जाता है। तो जब किसी भी सेंटेंस में एज, लाइक या एज है तो वह सेंटेंस क्या होगा? सिमिलीज होगा।
और बिना इसके जब कंपैरिजन किया जाता है तो वह सेंटेंस क्या होगा, मेटाफर्स होगा। तो आइए इसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कि राइट एम फॉर मेटाफर्स, अगर वह सेंटेंस मेटाफर है तो एम लिखिए, एस फॉर सिमिलीज। फर्स्ट है ही रन एज फास्ट एज ए चीता, वह दौड़ता है कैसे, एज फास्ट एज चीता, जितना चीता दौड़ता है उतना तेज वह दौड़ता है। तो यहाँ पर देखिए एज को यूज किया है, यानी कि ही में और चीता के बीच में कंपैरिजन किया है, लेकिन एज को यूज करते हुए किया है। तो जब हम एज को यूज करते हैं तो वो क्या होगा, सिमिलीज होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम सिमिलीज लिखेंगे। तो अभी हम इन्हें ब्लैंक्स को फिल करके फिर देखेंगे, पहले एक बार इनको समझते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज ए स्टेज, जो संसार है वह क्या है, स्टेज है। तो यहाँ पर देखिए पूरे संसार को क्या बताया है, स्टेज बताया है, स्टेज के जैसा नहीं बताया है। तो इसमें कोई लाइक एज या एज को यूज नहीं किया है, तो इसलिए ये क्या होगा, मेटाफोर होगा। नेक्स्ट है द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल, जो नाइट है वो कितनी काली है जितनी की कोल होता है। तो यहाँ पर देखिए एज को यूज किया है, ये नहीं कहा है कि द नाइट वॉज कोल, जो नाइट है वो कोल थी, यह नहीं कहा है। क्या बताया है इसमें कि जो नाइट है वो कैसे काली थी, जैसे कि कोल। तो इसलिए ये क्या होगा, सिमिली होगा। नेक्स्ट है फोर ही सैंग लाइक एन एंजल, उसने कैसे गाया, जैसे कि एक एंजल। तो लाइक वर्ड को यूज करा है, यानी कि वह किसके जैसा गाया, एंजल के जैसा गाया। तो इसलिए क्या होगा, सिमिली होगा। नेक्स्ट है हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, उसकी जो वॉइस है वो क्या थी, म्यूजिक थी, किसके लिए, उसके कानों के लिए। तो यहाँ पर उसकी जो वॉइस को क्या बताया है, म्यूजिक बताया है, म्यूजिक के जैसा नहीं बताया है। तो यहाँ पर एज लाइक एज को यूज नहीं कहा है, बल्कि क्या कहा है कि वन थिंग इज अनदर। वन थिंग क्या है, वॉइस है, और अनदर क्या है, म्यूजिक। तो वॉइस ही म्यूजिक है, तो इसलिए ये क्या होगा, मेटाफोर होगा। नेक्स्ट है द क्लासरूम वॉज अ जू, क्लासरूम क्या था, जू था, यानी कि क्लासरूम जू के जैसा नहीं था, बल्कि वह पूरा जू ही था, चिड़ियाघर ही था। तो ये क्या होगा, मेटाफोर होगा। नेक्स्ट है द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग, बेबी कैसे सोया, एक लॉग के जैसा। लॉग क्या होता है, लकड़ी का एक लट्ठा जो हिलता डुलता नहीं है बिना किसी मूवमेंट के। तो यहाँ पर देखिए लाइक वर्ड को यूज किया है, यानी कि वो कैसे सोया, बेबी एक लॉग के जैसे। ये नहीं कहा है कि बेबी बिल्कुल लॉग ही था, नहीं, वह लॉग के जैसा सोया, इसलिए क्या होगा, सिमिली होगा। नेक्स्ट है हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, उसकी जो स्माइल है वो कैसी थी, इतनी ब्राइट थी जितनी की सन। ये नहीं कहा है कि उसकी स्माइल सन ही थी, नहीं, कैसे ब्राइट थी, जैसे कि सन। तो एज को यूज करा है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, सिमिली। नेक्स्ट है द लेक वॉज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, जो लेक थी वो क्या थी, मिरर थी, जो कि स्काई को रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए लेक को क्या बताया है, मिरर ही बताया है, मिरर के जैसा नहीं बताया है। ये नहीं कहा है कि द लेक वॉज लाइक अ मिरर, ये नहीं कहा है ना, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा, मेटाफोर होगा। अ सिमिली एंड अ मेटाफर आर बोथ फिगर ऑफ स्पीच, ये दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच होती है, दैट कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स, इन दोनों में ही बिल्कुल दोनों अलग तरह की डिफरेंट थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। बट अ सिमिली यूजेस लाइक एज और एज, जबकि सिमिली में हम क्या यूज करते हैं, लाइक को, एज को और एज को यूज करते हैं टू मेक कंपैरिजन, while a metaphor makes the comparison directly without using those words, जबकि मेटाफर में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो सीधे ही कंपैरिजन करते हैं, इन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। तो देखिए अब इन्हें हम फिल करके आंसर के साथ में देखते हैं। ही रन एज फास्ट एज अ चीता, तो सिमिली है, एस लिखा है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज अ स्टेज, मेटाफर है। थर्ड है द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल, सिमिली है। फोर्थ है ही सैंग लाइक एन एंजल, सिमिली है क्योंकि लाइक वर्ड यूज हुआ है। फिफ्थ है हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, मेटाफोर है। सिक्स द क्लासरूम वॉज अ जू, मेटाफर है। सेवेंथ है द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग, सिमिली है।
8th है हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन, सिमिली है। 9th द लेक वॉज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, मेटाफोर है। सेकेंड है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस को रीड करिए एंड ट्रांसफॉर्म द सिमिलीज टू मेटाफॉर्स। और आपको क्या चेंज करना है, सिमिली से मेटाफर में चेंज करना है एंड मेटाफर्स टू सिमिलीज, और जो मेटाफर दिया है उसे सिमिली के अंदर चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। 2 एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन, और 2 एग्जाम्पल गिवन है। फर्स्ट है देखिए, नॉलेज स्प्रेड्स लाइक द ब्रांचेस ऑफ अ माइटी ट्री। नॉलेज कैसे फैलती है, ब्रांचेस ऑफ अ माइटी ट्री, माइटी ट्री की ब्रांचेस के जैसे नॉलेज फैलती है। जैसे कोई माइटी ट्री की ब्रांचेस फैलती हैं वैसे ही नॉलेज फैलती है। तो यहाँ पर देखिए लाइक को यूज किया गया है, इसका मतलब ये क्या है, सिमिली है। अब इसे हमें मेटाफर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मेटाफर में हम इसे यूज नहीं करेंगे। तो देखिए किस तरह से सेंटेंस गिवन है कि नॉलेज इज अ स्प्रेडिंग ब्रांच ऑफ अ माइटी ट्री। नॉलेज एक माइटी ट्री की फैलती हुई ब्रांच के जैसे होती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन बात को अलग अलग तरीके से कहा गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज करेज वॉज अ बीकन। उसका जो करेज था वो क्या था, बीकन था, यानी कि एक तेज रोशनी के जैसे था। गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, जो कि हमें तूफानों के दौरान गाइडिंग कर रहा था। अब ये क्या है, मेटाफर है, इसे हमें सिमिली के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से कन्वर्ट किया है कि हिज करेज वॉज एज ब्राइट एज अ बीकन। उसका जो करेज था वो इतना ब्राइट था जितना कि बीकन होता है। गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म, जो कि हमें स्टॉर्म के दौरान गाइड कर रहा था। और किस तरह से चेंज कर सकते हैं, हिज करेज वॉज लाइक अ बीकन। उसका जो करेज था वो बीकन के जैसा था। गाइडिंग अस थ्रू द स्टॉर्म। तो इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल्स गिवन थे। अब देखिए इन सेंटेंसेस को हमें अगर सिमिली में है तो मेटाफर के अंदर उसको चेंज करना है, और मेटाफर के अंदर दिया हुआ है तो उसे सिमिली के अंदर कन्वर्ट करना है। थर्ड है द बुक वॉज अ ट्रेजर चेस्ट फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स। तो जो बुक थी वह क्या थी, ट्रेजर चेस्ट थी। ट्रेजर यानी खजाना, चेस्ट यानी संदूक, तो खजानों का संदूक थी। फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर्स, जो कि एंडलेस एडवेंचर्स से भरी हुई थी। यानी कि जो बुक थी वो क्या थी, पूरी तरह से ट्रेजर चेस्ट ही थी, वह उसके जैसी नहीं थी। तो ये मेटाफोर हो गया, इसे हमें सिमिली के अंदर चेंज करना है। तो सिमिली में हम क्या यूज करते हैं, लाइक, एज या एज एस। तो हम इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, द बुक वॉज लाइक अ ट्रेजर चेस्ट, और बाकी का सेंटेंस ऐसे ही आ जाएगा, फिल्ड विद एंडलेस एडवेंचर। तो जो बुक थी वो कैसी थी, लाइक अ ट्रेजर चेस्ट। नेक्स्ट है फोर्थ, हर लाफ्टर वॉज अ मेलोडी दैट ब्राइटेंड द डार्केस्ट डेज। उसका जो लाफ्टर था वो कैसा था, मेलोडी था, जो कि डार्केस्ट डेज में ब्राइटेंड यानी कि खुशी भर देता था। अब इसे हमें सिमिली के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, देखिए हर लाफ्टर वॉज लाइक अ मेलोडी। उसका जो लाफ्टर था वो मेलोडी के जैसा था, जो कि हमारे डार्केस्ट डेज में ब्राइटेंड खुशी भर देता था, चमक भर देता था। नेक्स्ट है द माउंटेन स्टूड एज अ गार्ड। जो माउंटेन था, पर्वत था, वो कैसे खड़ा हुआ था, एज ए गार्ड, एक गार्ड के जैसे खड़ा हुआ था। वॉचिंग ओवर द वैली बिलो, जो कि ऊपर से वैली को, घाटी को नीचे देख रहा था। तो यहाँ पर देखिए एज वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब यह क्या है, सिमिली है। इसे हमें मेटाफोर के अंदर यूज करना है। तो मेटाफोर में क्या होगा कि जो माउंटेन है ये बिल्कुल गार्ड ही है, गार्ड के जैसा नहीं है। तो इसमें देखिए हम कैसे लिखेंगे, द माउंटेन वॉज अ गार्ड। जो माउंटेन है वह क्या था, गार्ड था। और बाकी का सेंटेंस ऐसे ही लिखा जाएगा कि वॉचिंग ओवर द वैली बिलो। नेक्स्ट है द नाइट वॉज लाइक अ वेलवेट क्लॉथ। जो नाइट थी, रात थी, वो कैसी थी, वेलवेट क्लॉथ, कोई मखमली कपड़े के जैसी थी। रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री, जिसने वर्ल्ड को की मिस्ट्री को रैप किया हुआ था, लपेटा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए लाइक वर्ड का यूज हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, सिमिली है। इसे हमें मेटाफोर के अंदर यूज करना है। मेटाफोर में जब यूज करेंगे तो ये लाइक वर्ड हट जाएगा, यानी कि जो नाइट थी वो क्या थी, बिल्कुल वेलवेट क्लॉथ ही थी, वह उसके जैसी नहीं थी। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, द नाइट वॉज अ वेलवेट क्लॉथ रैपिंग द वर्ल्ड इन मिस्ट्री।
नेक्स्ट है हर थॉट्स वर लाइक बटरफ्लाइज, उसके जो थॉट्स थे वो कैसे थे, बटरफ्लाइज के जैसे थे। इन अ समर मीडो, समर मीडो में उसके जो थॉट्स थे वो कैसे थे, बटरफ्लाई के जैसे थे। तो यहाँ पर लाइक वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये सिमिली है, इसे हमें मेटाफोर के अंदर यूज करना है। उसमें क्या करते हैं, लाइक वर्ड हट जाएगा, यानी कि उसके जो थॉट्स थे वो बिल्कुल बटरफ्लाई ही थे, बटरफ्लाई के जैसे नहीं थे, बटरफ्लाई ही थे। तो हर थॉट्स वर प्लेफुल बटरफ्लाइज इन अ समर मीडो। तो इस तरह से इस सिमिली को मेटाफोर के अंदर चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ट्राई अगेन इस पोएम के बाकी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।